जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और जो है अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज़ है कि अगर आप एंजॉय करके पढ़ते हैं तो आपको बदले में प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है दोस्तों आपने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया होगा, पीसीएस का। तो जो पीसीएल प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, प्रांतीय नागरिक सेवा जिसे कहते हैं, उसकी परीक्षा जो है आप दे चुके होंगे और अब थोड़ा सा तनाव मुक्त होंगे। अगर पेपर अच्छा हुआ होगा या पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। हमारे चैनल नया आईएएस पर दोस्तों इसकी जो है इसको पेपर का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो एक बार आप वहां जाके नयन आईएएस पे पेपर को देखें, उसका विश्लेषण देखें और अपने उत्तरों से उसका मिलान करें। और अगर आपकी तैयारी अच्छी से है, अगर पेपर अच्छे से हुआ है तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और दोस्तों तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप इस बार मेंस दें या इस बार अगर अच्छे तैयारी करते हैं तो अगली बार मेंस दें। तैयारी में आपको हमेशा डट के रहना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैनल पे नयन आईएएस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों हमने बायोलॉजी की पूरी सीरीज कंप्लीट की है। आपको पता है कि साइंस में बायोलॉजी से भी सवाल पूछे गए थे। तो बायोलॉजी से दोस्तों एक पूरी सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे, टाइटल के साथ सारी चीज़ें इस पर जो है मेंशन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो है रोग। मनुष्यों में होने वाले जो रोग होते हैं, पादपों में होने वाले रोग होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें भी मनुष्यों में होने वाले रोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह लीजिए कि बायोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स होते हैं। तो उसकी जो है प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो कुछ जो है सीरीज में कुछ अंक उसके हैं। और पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था, तो जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं उसको छोड़ के आगे की चीज़ें, क्योंकि देखिए विषाणु से या वायरस से रोग होते हैं, आपको पता है, जीवाणुओं से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, फंगी या कवक से होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हेरिडिटिक रोग होते हैं। तो जिनको कवर किया जा चुका है उन्हें प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, उनसे अपना तैयार कर लीजिए। और जो नहीं हुआ है उसको हम जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप बहुत फोकस होकर इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे और जो है समझने का प्रयास करेंगे, फिर आप जो है नोट्स बनाएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी क्लास शुरू होती है कुछ अन्य परजीवी रोगों से। हमें मानव रोग देखना है। क्या हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों? मानव रोग, ह्यूमन डिसीजेस रहेगा। हमने विषाणु, जीवाणु, कवक जो है इनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा कर ली है। अब आगे हम देखें बैक्टीरिया से या जीवाणु से भी जो रोग होते हैं उसको भी मैक्सिमम रोगों को हमने कवर कर लिया है। अब इसके अलावा जो रोग हैं उनको हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखेंगे अन्य परजीवी रोगों के बारे में। अन्य परजीवी रोग। अन्य परजीवियों में इसके बाद क्या आता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रोग कारक होती हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए हम इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। हम पहला तो बांटेंगे जो है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में दूसरा रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज और तीसरा क्या रहेगा दोस्तों? तीसरा रहेगा निडेरिया, निमेटोडा। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्रोटोजोआ और निमेटोडा, ये 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। इन तीनों को अलग अलग देखेंगे, इनसे होने वाले रोगों को देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को, ठीक है। किसको देखेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को। तो जो पहला रोग है हमारा, ये 3 कैटेगरी आप देख लीजिए, इनकी वजह से भी रोग होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, चपटे कृमि, ठीक है। चपटे कृमि जो आंत में पाए जाते हैं, पेट में पाए जाते हैं, आपने इनके बारे में भी पढ़ा है। निडेरिया के बारे में पढ़ा है, निमेटोडा के बारे में भी पढ़ा है। तो इनसे होने वाले रोगों को हम एक एक करके देखेंगे। आइए दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को शुरू करते हैं।
प्रोटोजोआ। सबसे पहला रोग हम देखेंगे काला जार। कौन सा रोग है? काला जार। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैक फीवर। काला जार रोग क्या होता है? काला जार रोग क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि जो है त्वचा और आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मस कलाएं होती हैं, त्वचा मतलब इंटरनल, जो इंटरनल अंग होते हैं, तो जो श्लेष्मिक कलाएं होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं या परत होती है, चाहे वो त्वचा की हो चाहे आंतरिक अंगों की हो, वो क्या होती है? रोगग्रस्त हो जाती है। ठीक है। काला जार में क्या होता है? स्किन की या आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मल, मतलब क्या है? श्लेष्मल का मतलब चिकनी जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं, कलाएं होती हैं या भित्ति होती है, उसमें क्या है? समस्या आ जाती है, वो रोगग्रस्त हो जाती है काला जार में। अब आइए इसमें देखिए पॉइंट्स में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमको जानना बहुत जरूरी, परीक्षा में पॉइंट्स पूछता है। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है? पहला जो पॉइंट्स है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस। ठीक है, थोड़ा सा टर्म ये सब आपको याद रखना चाहिए, साइंस में ऐसे पूछता भी है। लीशमैनियासिस भी पूछ सकता है, तो लीशमैनियासिस रोग भी उसका क्या है? एक अन्य नाम है। ठीक है, एक दूसरा नाम क्या है? लीशमैनियासिस। ठीक, क्लियर हुआ। अब प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार है, जो प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी। डोनोवानी, ये उस जो है प्रोटोजोआ का नाम है जिसकी वजह से ये रोग पैदा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग में ब्लैक फीवर। अब देखिए दोस्तों, ये लीशमैनिया डोनोवानी जो है क्या करता है? त्वचा त्वचा तथा आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मल क्या होती है? श्लेष्मिक कलाएं होती हैं, श्लेष्मिक कलाएं, इनको हम क्या कह सकते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? म्यूकस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है श्लेष्मिक कलाएं। तो श्लेष्मिक कलाएं जो आंतरिक अंगों की या त्वचा की होती हैं, इनको ये प्रभावित करता है। लीशमैनिया डोनोवानी। क्लियर हुआ? इससे क्या प्रभावित होता है? दरअसल ये तो रोगग्रस्त हो जाती है। मेनली इसका पूरा फोकस क्या होता है? त्वचा और जो पूरा शरीर हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? प्रभावित हो जाता है। ठीक है, स्किन और पूरी बॉडी जो है इससे अफेक्टेड हो जाती है इस रोग से। क्लियर हुआ? अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रोटोजोआ होता है, इसको कोई वाहक भी करता है। ठीक है, इसका कोई वाहक भी होता है, कोई ऐसा जीव होगा जो इसका वाहक होगा। तो जो बालू मक्खी होता है जी दोस्तों, बालू मक्खी, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लाई होती है ये एक तरह की, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, ये बालू मक्खी है, ये इस प्रोटोजोआ की वाहक है। ठीक, बस इतना पॉइंट इसमें पर्याप्त है आपके लिए। आइए आगे देखेंगे। आगे अगली बीमारी देखेंगे दोस्तों जो प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, दूसरी जो बीमारी है दोस्तों वो क्या है? निद्रा रोग। निद्रा रोग, निद्रा रोग को क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये निद्रा की बीमारी से संबंधित है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? अब हम देखेंगे इसका कारण किस लिए होता है। कारण क्या है इसका? ट्रिपैनोसोमा।
ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा नामक क्या होता है? प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये हो गया उस प्रोटोजोआ का नाम। अब इसका रोगवाहक क्या होता है? रोगवाहक या इस प्रोटोजोआ का वाहक क्या होता है? जैसे आपने काला जार में देखा, उसमें क्या था? सैंड फ्लाई या बालू मक्खी था। इसमें क्या है? इसमें क्या है? सीसी मक्खी। एक होती है सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी क्या है? इस प्रोटोजोआ की वाहक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीसी मक्खी। चलिए, मक्खी की एक प्रजाति है दोस्तों। लक्षण क्या होता है? निद्रा रोग का लक्षण हमें देखना है, तो लक्षण नोट कर लीजिएगा। लक्षण क्या है दोस्तों? दिन में नींद से बोझिल रहना। मतलब निद्रा रोग का मतलब यह है कि जब ट्रिपैनोसोमा जो है प्रोटोजोआ अटैक कर जाएगा तो दिन भर आप ऊँघते रहेंगे और नींद नहीं आएगी ठीक से, और दिन भर थकान रहेगी। आपको पता है कि अगर गहरी नींद आप नहीं लेते हैं तो आप दिन भर भी जो है ऊँघते रहेंगे, लेकिन आप फ्रेश नहीं महसूस करेंगे। तो क्या होगा? इस तरह जो है दिन में भी आप बोझिल रहेंगे नींद से, और क्या होगा? ऊँघते रहेंगे, लेकिन ठीक से गहरी नींद नहीं आएगी। ये होता है सीसी मक्खी के वाहक की वजह से। कौन सा जो है वो सीसी मक्खी वाहक होती है? कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है दोस्तों? ट्रिपैनोसोमा, जो सीसी मक्खी वाहित करती है। ठीक है, चलिए, लक्षण में क्या होता है? दिन में भी नींद में बोझिल रहना। दिन में भी नींद से बोझिल रहना, पहला काम। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ऊँघते रहना। आप दिन भर ऊँघते रहेंगे, ऊँघते रहना। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इतना पर्याप्त। प्रभावित अंग, हाँ, प्रभावित अंग भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे अंग होते हैं जिससे सीधे प्रभावित होते हैं। रुधिर प्रभावित अंग। क्या देखेंगे? प्रभावित अंग। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? रुधिर है। क्लियर? सेरिब्रो स्पाइनल शारीरिक द्रव है। सेरिब्रो स्पाइनल शारीरिक द्रव जो लिक्विड होता है, बॉडी लिक्विड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल। ठीक है, शारीरिक द्रव। हृदय पेशियां, हृदय पेशियां। ठीक, ये सारी चीजें प्रभावित हो जाती है। मतलब रुधिर में ये मिल जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल जो बॉडी मटेरियल फ्लूइड होता है उसको ये प्रभावित करता है, और जो हार्ट मसल्स हैं जो है इनको प्रभावित करता है। हृदय की जो पेशियां हैं इनको ये प्रभावित करता है। लक्षण जो है आपने देख लिया कि दिन में भी नींद से बोझिल रहेगा आदमी, और क्या होगा? दिन भर उगता रहेगा, बोझिल रहेगा, नींद ठीक से नहीं आएगी। तो ये हो गया, क्या हो गया? निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मलेरिया रोग। इसको देख लेते हैं अच्छे से। इंपॉर्टेंट बीमारी है दोस्तों मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग, इसको क्या कहते हैं? मलेरिया रोग या मलेरिया डिसीज, इसका एक ही नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे? मलेरिया के खोजकर्ता। इसकी खोज किसने की दोस्तों? सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की। सर इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, मलेरिया की सबसे पहले खोज इन्होंने ही की, और इन्हें जो है 1902 में क्या मिला इसके लिए? नोबेल प्राइज। ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण खोज थी आप सोचिए। मलेरिया से जो है लाखों लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं हर वर्ष। ठीक है, बहुत ही बड़ी बीमारी, बड़ी कॉमन बीमारी है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें प्रभावित अंग क्या होते हैं दोस्तों? प्रभावित अंग, प्रभावित अंग क्या होंगे? आरबीसी जो होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। और प्लीहा, जो हमारा रंग प्लीहा है जिसको हम
स्प्लीन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका प्रभावित अंग है। क्लियर हुआ? चलिए, कारण क्या होता है दोस्तों? कारण क्या होता है इसका? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। इसका जो प्रोटोजोआ है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसकी दोस्तों कितनी प्रजातियां हैं? इसकी 4 प्रजातियां हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ, इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां हैं। इनको हम देखते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, और क्या होगा? मेलेरी, मेलेरी, प्लाज्मोडियम मेलेरी, और अगला होता है फल्सीपैरम, फल्सीपैरम। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी और प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, ये 4 तरह के प्रोटोजोआ की कैटेगरी होती है जिनसे मलेरिया बीमारी पैदा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। चूंकि इंपॉर्टेंट बीमारी है तो इसलिए कुछ चीजें डिटेल्स में इसकी देख लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। मलेरिया, इसका जो रोगवाहक मच्छर, इसका जो रोगवाहक मच्छर है दोस्तों, ये तो हो गया प्रोटोजोआ। रोगवाहक मच्छर देख लेते हैं जो इस प्रोटोजोआ को वाहित करता है। रोगवाहक मच्छर। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ये सीधे अटैक नहीं करते। इनको किसी जीव के शरीर में, कीट, मक्खी या मच्छर, उनके शरीर में अपना कुछ टाइम बिताना होता है ताकि उनके शरीर में उनके चूसक अंगों या किसी अंग के माध्यम से वो मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करे। जैसे मच्छर में ये रहेगा मलेरिया का ये जो प्रोटोजोआ है। तो जब मच्छर हमारे शरीर में डंक लगाता है खून चूसने के लिए, तो उस समय क्या होता है? वो जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वही चीज़ बता रहा हूँ। रोगवाहक मच्छर कौन सा होता है? रोगवाहक मच्छर। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मादा एनीफिलीज। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से, नर मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ठीक है। केवल मादा मच्छर जिम्मेदार है मलेरिया रोग के लिए। उसका कारण क्या है? नर मच्छर हमेशा जो है, रेयर केस में ऐसा हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या करता है, वो फूलों के मकरंद से, फूलों के रस से या इन चीज़ों से अपना पेट भरता है। वो जो है मनुष्यों का खून नहीं चूसता। मनुष्यों का खून चूसने के लिए केवल मादा एनफिलीज जिम्मेदार होती हैं और उन्हें अपने अंडों की जो है वो पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए खून चूसना पड़ता है, ठीक है, अपने बच्चों की देखभाल, अपने अंडों की देखभाल के लिए। तो जो उनके अंडे होते हैं उसकी परवरिश के लिए उसे पोषण प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए वो खून चूसती है, ठीक है। तो मादा एनफिलीज जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। विश्व मलेरिया दिवस आपको पता होना चाहिए, बड़ी बीमारी है, इसके उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास भी किए गए हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो विश्व मलेरिया दिवस क्या है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को। क्लियर हुआ? इसकी प्राकृतिक औषधि क्या है? प्राकृतिक औषधि के रूप में भी सवाल पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये औषधि किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। तो कुनैन है, वो कौन सी है? कुनैन। ये सिनकोना वृक्ष होता है दोस्तों। कौन सा वृक्ष होता है? सिनकोना वृक्ष। इसकी जो है छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है ये कुनैन दवा बनती है जो मलेरिया रोग में फायदेमंद होती है। ये इसकी प्राकृतिक औषधि है। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए, मलेरिया के बारे में आपने सारी जानकारी उपलब्ध कर ली जो भी आपकी परीक्षा संबंधित हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मलेरिया के बाद अब हम देखेंगे किस बीमारी को, ठीक है। मलेरिया के बाद इसकी कृत्रिम औषधि भी देख लीजिए। ये तो प्राकृतिक औषधि हो गई, लेकिन जैसे क्लोरोक्विन, एक आध दो देख लीजिए, जैसे क्लोरोक्विन, इससे सवाल पूछा है इसलिए बता दे रहा हूँ। क्लोरोक्विन जो दवा है ये भी मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है।
एटिब्रिन है, मेलोब्रिन है, रेसोचिन है, कामाक्विन है, लेकिन क्लोरोकिल फेमस दवाई है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है, कृत्रिम औषधि है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी प्रथम वैक्सीन, टीका जो है, प्रथम वैक्सीन जान लीजिए। फर्स्ट इसकी वैक्सीन जो है अफ्रीकी देश मलावी, मलावी ये क्या है, अफ्रीकी देश है मलावी। तो यहाँ पर क्या है, WHO द्वारा क्या हुआ है, लॉन्च हुई है। ठीक है, अप्रैल 2009 में, अप्रैल 2009 नहीं 2019 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसकी जो है इसका टीका भी बन चुका है दोस्तों। और प्रथम वैक्सीन कहाँ बनी है, मलावी में, अफ्रीकी देश में। ठीक है, यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, क्लियर हुआ। कहाँ ये लॉन्च की गई है, मलावी अफ्रीकी देश में, WHO द्वारा 2019 में। आप इतना याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी वैक्सीन बन चुकी है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं हम शिस्टोसोमा रुग्णता, शिस्टोसोमा रुग्णता ये एक बीमारी है। क्या है, शिस्टोसोमा रुग्णता। इसका एक अन्य नाम है बिलहार्जिया, बिलहार्जिया, बिलहार्जिया। ठीक है, बिलहार्जिया इसका अन्य नाम है। इसमें दोस्तों क्या है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग क्या है इसके, इस बीमारी से प्रभावित होने वाले अंग क्या है, अंग दोस्तों लीवर है, आंत्र है और अन्य अंग है। ठीक है, क्लियर हुआ। यह है प्रभावित अंग। विकासशील देशों में ये दोस्तों ये बीमारी क्या होती है, विकासशील देशों में महामारी की तरह फैलती है। विकासशील देशों में महामारी की तरह, महामारी के रूप में ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्वचा में खुजली, त्वचा में खुजली। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब इसके क्या है, ये सब क्या है, लक्षण हैं। स्किन में क्या होगा, खुजली होने लगेगी, रैशेस होने लगेंगे, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा। विकासशील देशों में महामारी के रूप में फैलती है दोस्तों शिस्टोसोमा रुग्णता, या इसको बिलहार्जिया कहते हैं, बिलहार्जिया। क्लियर हुआ। चलिए, ये बात समझ में आ गई। परजीवी का संक्रमण कैसे होता है दोस्तों, मनुष्य और अन्य स्तनियों के रुधिरवाहिनियों में ये उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो परजीवी होता है, परजीवी जो होता है इसका मनुष्य और जो है अन्य स्तनी जो होते हैं उनकी किसमें उपस्थित होता है, रुधिर वाहिनियों में। मनुष्य और अनेक स्तनी जो होते हैं उनकी रुधिर वाहिनियों में ये स्थित होता है। अब ये होता कैसे है दोस्तों, एक तरह का पर्णकृमि है ये। अब ये आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस हम देख रहे हैं। अब इसके साथ ही प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले जो है कारक हैं। ये क्या नाम है इसका, सिस्टानोमा, सिस्टानोमा। ये क्या है, एक पर्णकृमि है, पर्णकृमि। पर्णकृमि को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है पर्णकृमि को कहते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात है कि मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला परजीवी है ये। सर्वाधिक संक्रमण, मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण जो है फैलाने वाला परजीवी रोग है। सोचिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के बाद जो परजीवी संक्रमण के मामले में सबसे ज्यादा यही फैलता है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यम क्या है, असुरक्षित पेयजल है और स्वच्छता की कमी। जहां पर असुरक्षित पेयजल होगा, पानी की सुविधा नहीं होगी, साफ पानी की, वहां ये फैलेगा। और साफ स्वच्छता, इसलिए बराबर जो है ये दिया जाता है
मैसेज दिया जाता है WHO द्वारा या और जो है स्वास्थ्य संगठनों द्वारा कि स्वच्छता का ध्यान रखें और पेयजल की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये बीमारी किसी से फैलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो रोग है वो क्या है? फैशियोला। ये क्या है? फैशियोला। और ये किससे फैलता है? वही पर्णकृमि, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस। पर्णकृमि कहें तो आप प्लेटीहेल्मिन्थीस समझिएगा, ठीक। ये क्या है? चपटा यकृत कृमि है, ठीक है। क्या है? चपटा यकृत कृमि, फैशियोलिसिस, ठीक है। ये कहाँ होता है दोस्तों? भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, ठीक है, के कहाँ पर होता है? लीवर, जो जिगर कहते हैं जिसको, जिगर में बड़ी बड़ी पित्त नलियों में, बड़ी बड़ी पित्त नलियों में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चपटा यकृत कृमि, ठीक है, चपटा यकृत कृमि। फैसियोलियासिस इसको कहते हैं। क्या होता है ये? फैसियोलियासिस जो कृमि है, इसी की वजह से फैसियोला बीमारी फैलती है। तो ये जो भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ये सब स्तनपायी जीव हैं, इनके साथ क्या होता है? इनकी बड़ी बड़ी पित्त नलिकाओं में ये उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। अगली बीमारी जो हम देखेंगे वो क्या होगी? फाइलेरिया। नाम सुना होगा आपने, क्या है ये? फाइलेरिया में क्या जानना है? इसको हाथी पांव भी कहते हैं। इस नाम से आप इस बीमारी से परिचित होंगे। हाथी पांव, पैर काफी जो है विशालकाय हो जाते हैं, सूजन जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। स्लीपद भी कहते हैं इसे, स्लीपद, ये इसका नाम है। कारण क्या है दोस्तों? एक गोल कृमि होता है, वो इसका कारण है। गोल कृमि किस संघ का है? निमेटोडा, जो हमने बताया था एक कैटेगरी है निमेटोडा वाली। तो निमेटोडा जो है क्या है? इसी की वजह से होता है। उसका नाम क्या है? बुचरेरिया, ठीक है। ब्रैंकफटाई, क्लियर हुआ? बैंक्रफ्टाई, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं इसको, बुचरेरिया नाम थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। बैंक्रफ्टाई, ये नाम है इसका, ठीक है। बैंक्रफ्टाई, बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई क्या है? गोल कृमि है, निमेटोडा। प्लेटीहेल्मिन्थीस और निमेटोडा में क्या अंतर है कि जो है निमेटोडा क्या होता है? गोल कृमि होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थीस चपटा कृमि होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है। इसका रोगवाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। यहाँ देखिए फिर मादा है, ठीक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर इसकी वाहक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? हाथ, पैर, जननांग, मतलब हाथ भी, पैर भी, जननांग या जो है मतलब और अंग क्या होते हैं? बहुत ही सूज के बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी समस्या है, लक्षण है। जो लिम्फ ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, लिम्फ ग्रंथियां, ये इससे प्रभावित होती हैं। लिम्फ ग्रंथियां, मेन प्रभावित अंग क्या है? लिम्फ ग्रंथियां, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया भी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में ही हम आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। बीमारियां तो बहुत सारी हैं जो कहीं न कहीं परीक्षा में पूछी गई हैं, ठीक है। कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछी गई हैं, ठीक है। आइए देखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में, ठीक है, जो वंशागत होती हैं, हेरिडिटिक होती हैं। वंशागत
गति रोग, जिसको हम कहते हैं ना कि इनके माता पिता को जो है रहा होगा या इनके वंश में किसी को रहा होगा, उनकी वजह से इनको रोग हुआ है। हेरिडिटिक जो डिसीजेस हैं उनको देखा जाए, ठीक है। तो देखिए हेरिडिटिक रोग में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हेरिडिटिक में हम क्या देखेंगे दोस्तों, आइए देखेंगे हम हेरिडिटिक में हीमोफीलिया। सबसे प्रचलित जो बीमारी है वो क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित बीमारी है। अन्य नाम इसका क्या है, अधिरक्तस्राव। अधिरक्तस्राव, ठीक है। अधिरक्तस्राव इसकी जो है, इसका दूसरा नाम है। ये एक तरह से क्या है, रक्तस्रावण रोग है। क्या है दोस्तों, रक्तस्रावण रोग है। इसको आप शाही रोग भी कह सकते हैं। क्या है ये, शाही रोग, ठीक है। क्लियर हुआ। ये इसलिए शाही रोग कहा जाता है कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से, महारानी विक्टोरिया से। तो जाहिर सी बात है ये शाही रोग कहलाएगा, ठीक है। प्रकार क्या है, प्रकार ये लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है। लिंग संलग्न वंशानुगत रोग। लिंग संलग्न का मतलब होता है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं, इसमें क्या होता है कि माता इसकी वाहक होती है, उस पर असर नहीं होता, लेकिन जो है पुरुषों पे होता है। तो ये किस तरह होता है इसको हम डिटेल में आपको बाद में आनुवंशिकता में बताएंगे। लिंग संलग्न रोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या जानना है, वाहक है, इसके वाहक क्या है, स्त्रियां। मैंने बताया आपको इसकी वाहक स्त्रियां हैं, इनको ये बीमारी नहीं होती, लेकिन पुरुषों को ये होती है, ठीक है। किसको होती है, रोग किसको होगा, पुरुषों को होगा। क्लियर हुआ, ठीक। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, समस्या क्या आती है, रुधिर में थक्का नहीं जमता। क्या होता है, रुधिर में थक्का नहीं जमता, नहीं जमता मतलब अगर रक्तस्राव हो गया तो रुकेगा नहीं, खून जमेगा नहीं, ये परेशानी दिक्कत हो जाएगी। अगर चोट लग गई, कहीं कट हो गया तो जो है खून जो होगा वो जमेगा नहीं, रक्त जो है जमेगा नहीं, रक्तस्राव कंटिन्यू होता रहेगा जब तक व्यक्ति मर नहीं जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ। तो कितनी खतरनाक बीमारी है आप सोचिए, ठीक है। ये हो गई हीमोफीलिया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, वर्णांधता। आगे देखेंगे हम वर्णांधता। इसके बाद जो हम रोग देखेंगे वंशागत रोग में, वो है दोस्तों वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक। वर्णांधता में हमको क्या देखना है, अंधापन, हरा अंधापन, लाल। इसमें देखिए अंधापन नहीं होता, हरा या लाल अंधापन होता है, हरा या लाल अंधापन होता है, जिसकी वजह से इसको वर्णांधता या वर्ण के प्रति अंधता, मतलब कुछ खास वर्ण के प्रति, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका और क्या नाम है, डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, ठीक है, डाल्टोनिज्म इसका एक और नाम है। ये भी जो है एक तरह से संलग्न वंशागत रोग है दोस्तों। क्या है, वंशागत रोग है, संलग्न वंशागत रोग है। क्लियर हुआ, ठीक है। रोगवाहक क्या है, स्त्रियां ही हैं, पुरुष जो है इसके शिकार होते हैं। रोगवाहक क्या है, स्त्रियां हैं। रोगवाहक का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी चाहे वो कृमि से होने वाली बीमारी हो, चाहे प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से बीमारी हो, इन सारे जो है बीमारियों में, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के साथ भी है, जो वाहक होते हैं उनको ये रोग नुकसान नहीं पहुंचाता, या जो परजीवी होता है वो इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो रोग का टारगेट होता है उसे वो नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ भी टारगेट क्या है, पुरुष टारगेट है, ये पुरुषों को प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है, लाल और हरा रंग जो है इंसान नहीं पहचान पाता है,
लाल और हरा रंग जो है नहीं पहचान पाता, नहीं पहचान पाता। क्लियर हुआ? लाल हरा रंग पहचानने में समस्या होती है। चलिए दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? क्या है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, वर्णांतता भी आपने देख लिया दोस्तों अच्छे से। और इसी के साथ जो है मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले या प्लेटीहेल्मिन्थीज से होने वाले, निमेटोडा संघ से होने वाले रोग हमने देखे। वर्णांधता में हमने 2 रोग महत्वपूर्ण देखे। अब एक क्लास और जो है हम लेंगे दोस्तों, उसमें जो है कुछ और ऐसे रोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखेंगे। इस तरह जो है जितनी भी बीमारियां मनुष्य में होने वाली हैं वो सारी महत्वपूर्ण बीमारियां, और उनके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। बस एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे, तो इस तरह ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, साइंटिफिक टर्म्स हैं तो इसे नोट्स ज़रूर बनाएं और याद करें, तभी आपको याद होगा। सुनने से बाद में आपके दिमाग में निकल जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है दोस्तों कि आपको चीज़ें सरल भाषा में, साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। तो मैं कहूँगा आप नोट्स बनाएं और नोट्स के माध्यम से पॉइंट्स में आप उनको लिखें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो किसी भी रोग या किसी टॉपिक के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रहे, ताकि आप रिवीजन कर लें, एग्ज़ाम के पहले आपके काम आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।